मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक की तरफ से सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो भी कविता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। कविता लिखी कैसे जाती है? ना तो काव्य लेखन कला किसी शिक्षण संस्थान में विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और न ही इसका कोई पाठ्यक्रम ही है। तो क्या कवि सामान्य से अलग है? क्योंकि एक घटना के साक्षी तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सभी कवि तो नहीं होते। अनुभवशीलता सिर्फ कवि की थाती नहीं होती। हम किसी दृश्य घटना को देखते हैं, अनुभूति की गहराइयों तक मंथन भी करते हैं, पर काश उसे शब्दों में व्यक्त भी कर पाते। तो क्या कविता दैवी कला है, दैवी प्रेरणा है, गॉड गिफ्टेड आर्ट है, नैसर्गिक प्रतिभा है? घटनाएं उद्वेलित करती हैं, दृश्य लुभाते हैं, पर अभिव्यक्ति मौन। कहीं तो कुछ है। उदाहरण के लिए पत्थर तोड़ने वाली युवती, भिक्षुक लाखों नजरों से गुजरा होगा, पर निराला ने इन्हें अमर चरित्र बना डाला। आइए विचार करते हैं कि वे कौन से तत्व हैं जो कविता को लिखने में कारक बनते हैं। काव्य शास्त्र की भाषा में इसे काव्य हेतु की संज्ञा दी गई है। 3 हेतुओं पर संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने विचार किया। पहला शक्ति, जिसे प्रतिभा कहा गया। दूसरा व्युत्पत्ति, जिसे शास्त्रीय ज्ञान का और लौकिक ज्ञान कहा गया। और तीसरा अभ्यास। जैसा कि आचार्य मम्मट ने लिखा, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यास्याद् वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। आचार्य भामा ने प्रतिभा को सर्वोपरि माना और यह सत्य भी है। जब तक बीज ना हो, प्रतिभा ना हो, तो काव्य रचना संभव ही नहीं है। वहीं व्युत्पत्ति और अभ्यास उपादेय कारक हैं। जैसे आपने गमले में एक बीज बोया, उसकी उचित देखभाल भी की, वो अंकुरित होकर फूल फल देने में सक्षम हो गया। लेकिन देखभाल के बिना वो मिट्टी में ही नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह कविता करने की शक्ति है, प्रतिभा है, लेकिन छंद, व्याकरण, लोक, रस का ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं किया है, तो कवित्व का बीज भी ठीक अन्य बीज की तरह ही नष्ट हो जाता है। भामा ने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र का अध्ययन तो गुरु के सानिध्य में जड़ बुद्धि वाला भी कर लेता है, परंतु कविता तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रची जाती है। गुरूपदेश अध्येत शास्त्रज्ञ जड धियो अप्यलम काव्यस्तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अभिव्यंजनावाद के प्रणेता बेनेडिक्टो क्रोचे ने प्रतिभा को प्रातिभ ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान और सहज ज्ञान कहा है। यही ज्ञान कल्पना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। काव्य हेतु को हम एक त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक त्रिभुज जिसकी आधार रेखा प्रतिभा है और दोनों भुजाएं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हैं। आचार्य वामन काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलम आतनोतु। यहाँ स्वांता सुखाय प्रतिभा को, भाषा निबद्ध करना व्युत्पत्ति को तथा काव्य का मंजुल होना अभ्यास को संकेतित कर रहा है। निश्चित ही भारतीय विचार परंपरा इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द काव्य हेतु को
तलाशती रही है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान अथवा मनोविश्लेषणवाद के परिप्रेक्ष्य में काव्य हेतुओं को तलाशने की चेष्टा की गई। फ्रायड ने माना कि कलाएं दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति होती हैं, अर्थात कलाकार बाह्य दुनिया में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। संस्कृत परंपरा भी कवि को ब्रह्म सरीखा बता चुकी है। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू यथासमय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। बस हमने इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखा। एडलर, जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अहम की स्थापना, सेल्फ एसर्शन को महत्व दिया। उनकी मान्यता के अनुसार कोई मनुष्य जब व्यावहारिक जीवन में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाता तो वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और हीनत्व भावना से मुक्ति के लिए वो काव्य रचना या अन्य कलाओं का सहारा लेता है। कार्ल युंग काम वासना, सेक्सुअल इम्पल्स और अहम स्थापना, सेल्फ एसर्शन, इन दोनों को काम भावना, लिबिडो का अंग बताते हैं। प्रायः अंतर्मुखी व्यक्ति मेंटल कंपेंसेशन के लिए काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। अज्ञेय की रचनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। मार्क्सवादी चिंतक काव्य को सामूहिक भाव से प्रेरित बताते हैं। प्रगतिवादी और जनवादी कविताओं के मूल में यही चिंतन काम कर रहा है। आज के परिवेश में जब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन मूल्य तेजी से अर्थहीन हो रहे हैं तो परिवेश ही कविता की उर्वर भूमि बन जाता है। लेकिन इतना तो सर्वमान्य सत्य है कि प्रतिभा के बिना नई नई उद्भावनाएं, मिथक, फैंटेसी जैसे तत्वों की रचना करना संभव ही नहीं है। ये प्रतिभा तभी आएगी जब हम अपने आसपास के परिवेश से भली भांति परिचित होंगे और उसके लिए हमें निरंतर अपने लेखन को अपडेट करने की भी आवश्यकता होगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में चांद और सूरज ऐसे ही बेमानी थोड़ी हो गए हैं। अक्सर चांद जेब में पड़ा मिलता है, सूरज को गिलहरी पेड़ पर बैठी खाती है, अक्सर दुनिया मटर का दाना हो जाती है। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप इस विषय को सुनिए और इसके बाद अपने विचार तथा आगे आप किस विषय का चयन कर रहे हैं व्याख्यान के लिए, इसको भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे आगे का विषय निर्धारण करने में मुझे सरलता हो। धन्यवाद।